विश्व पटल को ज्योतिष से आच्छादित कर टेलीविजन ज्योतिष में सनातन की क्रांति जगाने वाले ओजस्वी वाणी के धनी, ज्ञान कौशल में निपुण पूज्य गुरुदेव एच.एस. रावत जी को आपकी तालियों के मध्य में आमंत्रित करने जा रहा हूं कि वे आए और अपना आशीर्वादमय उद्बोधन हमें प्रस्तुत करें। गुरुदेव, आपको काफी लोग सुनते हैं, मैं आपका बहुत छोटा सा शिष्य हूं। आपकी वाणी से मेरा नाम इसमें उच्चारित होता है तो टेलीविजन मेरे को फोन आते हैं कि गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में आपके लिए कुछ कहा, और वही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होता है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना आशीर्वाद अपने उद्बोधन में दें। नमन। बहुत बहुत धन्यवाद हिरेंद्र शुक्ला जी, आप बहुत अच्छे मंच संचालक हैं, इसलिए इनके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं कोई तारीफ ऐसे ही कर रहा हूं, इनके पास वो गूढ़ शब्द हैं कि जल्दी से किसी व्यक्ति के पास नहीं होते। वो बहुत बड़ा कोई साहित्यकार, बहुत अच्छा साहित्य का पढ़ने वाला व्यक्ति, उसके पास ही इस प्रकार के शब्द निकल पाते हैं। इसलिए हिरेंद्र शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छा मंच संचालन करते हैं। 30 में इस मां शारदा ज्योतिष सम्मेलन के चेयरमैन दिनेश गुरुजी, आप बधाई के पात्र हैं। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमारे सामने इस प्रकार की नई नई विभूतियां, नए नए ज्योतिषी, नए नए विद्वान आते हैं और उनको हमें संबोधित करने का मौका मिलता है और अपना ज्ञान शेयर करने का मौका मिलता है। इसलिए आप इसी प्रकार से करते रहें। आज के इस प्रोग्राम के हमारे सबसे सीनियर मोस्ट, जिनको ये कहूं कि शायद नारायण दत्त श्रीमाली जी के टाइम से हम उनको सुनते आए, टीवी चैनलों पर रहे, ज्योतिष को एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षेत्र में दिशा दी, आदरणीय के पद्मेश जी जो कानपुर के हैं, आज के मुख्य अतिथि भी हैं। और मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैं कहा एक सम्मेलन आपके सानिध्य में कानपुर में या उत्तर प्रदेश में होना चाहिए कहीं ना कहीं, और उन्होंने मान लिया। नहीं करते हैं, मुझे पता है। तो यहाँ की जो पब्लिक है वो भी जानी चाहिए, यहाँ के ज्योतिषी सभी जाने चाहिए। उनके बगल में बैठे हमारे साथ टीवी पर आने वाले, आस्था टीवी पर ज्योतिष को घर घर फैलाने वाले अनिल बस जी, अजय भांबी जी। अजय भांबी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है ज्योतिष जगत में। आचार्य दिलीप जी, ललित शर्मा जी, योगेंद्र महन जी, अक्षय शर्मा जी जो आप कोने पे देख रहे हैं, ये भी बड़े सीनियर मोस्ट हैं, पंजाब से आए हुए हैं, अभी स्वास्थ्य खराब था। सतीश जी जयपुर से आए हुए हैं और पूना बहुत अच्छा सम्मेलन कराते हैं। एक बार मुझे मौका मिला, शिवाले दादाजी और विनायक जी मेरठ से आए हुए हैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, और गोठी साहब बंबई से, और देश विदेश से सभी मेरे सामने उपस्थित ज्योतिष भाइयों। सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। ज्योतिष वेदों का नेत्र है। अगर कोई वेद शास्त्री बनना चाहता है और ये कहता है कि मैं वेद शास्त्री हूं, जब तक उसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा वो वेद शास्त्री कहलाने के लायक नहीं है। बहुत सारे लोग आर्य समाजी कहते हैं कि हम वेदों के ज्ञाता हैं। यहां कोई आर्य समाजी बैठा हो तो बुरा मत मानना। मैं मानता हूं ठीक है, वेदों के ज्ञाता आप हो सकते हैं, वेदों को रटने से कोई ज्ञाता तो नहीं होता, लेकिन जब तक वेदों के अंदर जो ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं में ज्योतिष का जो सार है, अगर वो आपको पता नहीं है तो आप वेदों के ज्ञाता नहीं है। कौन सा यज्ञ, कौन से मुहूर्त में, कौन से अमृत सिद्धि योग में
सवार सिद्धि योग में कितने बजे कितने मिनट पर करना है, यह तो आपको ज्योतिष बताएगी। इसलिए ज्योतिष का एक वैज्ञानिक प्रारूप है, इसको समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष कोई हल्का विषय नहीं है। आप कोई छोटे मोटे ज्ञानी नहीं हो। छोटा मोटा ज्ञानी तो हमने अपने आप को बना लिया। हमने अपनी फीस को, हमने अपने लालच के लिए इसको कमजोर कर लिया है। हम छोटे से लालच के लिए किसी भी अधिकारी के पास चले जाते हैं, उसके वहां आगे पीछे घूमते हैं, उसकी कुंडली में चाहे जितना मर्जी नेगेटिव योग हो, लेकिन फिर भी उसके आभा मंडल में और ऑरा में आकर के हम बोलते नहीं आपके लिए तो कुछ बुरा होने वाला नहीं है, और फिर प्रेडिक्शन आपकी गलत हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्ञान 3 प्रकार का होता है। एक ज्ञान, एक आत्मज्ञान और एक ब्रह्म ज्ञान। ज्ञानी तो बहुत सारे लोग हैं। क्या आपने रामायण को पढ़ा, रामायण की चौपाइयों को अच्छे अच्छे से बताया, मंत्रमुग्ध किया, तो वो ज्ञानी कहेंगे उसको। हम बोलते हैं कि मुरारी बापू बड़े ज्ञानी हैं, रमेश भाई ओझा जी बड़े ज्ञानी हैं, बागेश्वर वाले बाबा बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन इन्होंने किसी ग्रंथ को पढ़ा है और पढ़ करके उसका जो विवेचन और उसकी व्याख्या है अपने तरीके से की है। जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, वो आत्मज्ञानी थे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तुलसीदास जी को आत्मज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ, उन्होंने रामायण लिखी। वाल्मीकि जी को आत्मबोध हुआ, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। वेद व्यास जी को ज्ञान हुआ तो उन्होंने पुराणों को लिखा। और ब्रह्म ज्ञान वो होता है जो न ज्ञान को पढ़ता है न आत्मज्ञान को लिखता है। और ब्रह्म ज्ञानी वो होता है कि जो अंतरिक्ष के साथ लिंक होता है, जो ग्रहों के साथ लिंक होता है, और वो आप लोग हो। ब्रह्म की बात करने वाला ज्योतिषी होता है। आत्मज्ञानी को क्या पता चंद्रमा के ऊपर क्या हो रहा है। अभी भी आदरणीय भामी जी ने कहा कि बृहस्पति की जो गति है वो अतिचारी रहेगी काफी। क्या किसी वेदाचार्य को पता है? नहीं पता। जो बहुत सारे वैज्ञानिक कुतर्क की बात करते हैं, क्या उनको पता है? नहीं पता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ज्योतिष के स्तर को बढ़ाओ। ज्योतिष का स्तर बढ़ेगा तो अपने आप आपकी कीमत बढ़ जाएगी, आपकी वेटेज बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, कच्चे लालच के अंदर 100 रुपए के स्टोन को अगर हमने आगे कहीं महंगा बेच दिया और उसने कहीं पर जाकर के उसको दिखा लिया तो बोलेंगे ज्योतिषी चीटर है। पूजा पाठ आपने करी, पूजा पाठ के नाम पर पैसा ले लिया, लेकिन पूजा पाठ नहीं करी तो आपके ऊपर बदनामी का दाग लगेगा। ज्योतिषी एक ब्रह्म ज्ञानी है और बिना ज्योतिष के ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिल ही नहीं सकती। आप जितने मर्जी विश्वामित्र बनने की कोशिश कर लीजिए, जब तक आप पृथ्वी लोक की बात करते रहोगे, जब तक आप ब्रह्मज्ञानी बन नहीं सकते। और जब आप बृहस्पति लोक की बात करोगे, आप मंगल लोक की बात करोगे, आप शनि के क्षेत्र की बात करोगे, जब उसकी नॉलेज होगी तो ही जाकर के आप ब्रह्मज्ञानी बन सकते हो। इसलिए मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, आप पैसा लीजिए, अपनी फीस लीजिए, अपनी पूजा पाठ का भी पैसा लीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति को गुमराह मत करना। उज्जैन की इस महाकाल की जमीन के ऊपर आप ये सोच के जाएं और महाकाल आपको देता रहेगा। आज हम बेखौफ कहीं पर भी टीवी पे बोलते हैं, डिबेट करते हैं, वैज्ञानिकों के साथ डिबेट करते हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि आपने ऐसा गलत काम किया। और जब आप अंदर से ज्ञान से भरे हुए होगे
तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ज्योतिष के ऊपर उंगली उठाते। मुझे पता है आदरणीय पद्मेश जी, बहामी जी, आचार्य अनिल बट जी, हमने बड़ा संघर्ष किया है टीवी के ऊपर, बड़ी डिबेटें की हैं हमने, तब जाकर के ज्योतिष को बचाया है और इस मुकाम पर लेके आए हैं। और अब तो हम कॉन्फिडेंट हैं पूरे विश्व के अंदर, ज्योतिष को वैज्ञानिक तौर पर प्रूव करने के लिए हम तैयार रहते हैं। हम बोलते हैं कि आप हमें डेट ऑफ बर्थ दो और हम बताएंगे। अब मैं आपको अपने कुछ सूत्र बताऊंगा। वैसे तो आप सब विद्वान हैं और विद्वान को राह दिखाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता कोई सूत्र आपके काम आ जाए, आपने पढ़ा होगा पहले ही। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि रोग क्यों होते हैं और रोगों में ज्योतिष बड़ी सटीकता देती है। अब दिनेश जी की कुंडली तो अभी अभी भामी जी ने देखी थी। अब सोचने वाली बात है कि इनको चोट क्यों लगी और कौन से दिन लगी, कौन से नक्षत्र में लगी है। ये रिसर्च का विषय होना चाहिए। अब ये तो दिनेश जी चेक करके बताएंगे कौन से दिन लगी थी। ज्योतिष में रोग और रोगों को बताना कि फलानी तारीख से आपको हार्ट अटैक होगा, फलानी तारीख के बाद आपको शुगर होगी, फलानी तारीख के बाद आपको गर्भ नष्ट होगा, आपको कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बन सकता है, आपको ब्लड कैंसर बन सकता है, आपको अस्थमैटिक प्रॉब्लम का अटैक आएगा, आपको ब्रेन क्लॉट पड़ेगा, आपके पेट में तकलीफ होगी, आपको अर्थराइटिस होगा, और आपको तो होगा, आपकी नानी को भी होगा, आपकी दादी को भी होगा। अब फलानी तारीख को आपकी मदर इन लॉ को होगा, आपके फादर इन लॉ को भी होगा, आपकी छोटी साली को होगा, आपके छोटे साले को होगा, आपकी बड़ी मौसी को होगा, बड़े मामा को होगा। अब ज्योतिषी एक कुंडली से इतनी चीजें बता दे तो ये बोलेंगे कि वो कानपुर वाले ज्योतिषी ने पद्मेश जी, उनके पास जाओ, वो बताएंगे इन सब चीजों को। ज्योतिष के अंदर मैं पहले एक लेयर आपको बताऊंगा और उसके बाद एक बीमारी, क्योंकि समय का अभाव है, बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, और उस सूत्र को आप कहीं पर भी लगाइए, उस सूत्र से आप अपनी बीमारी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी पत्नी की बीमारी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने बच्चों की कर सकते हैं, अपने दादा दादी, मामा मामी, मौसा मौसी, साली सलिज, चाचा चाची, बुआ भतीजी, जितने भी हैं सबकी आप उस सूत्र से जो मैं बताने वाला हूं उसे आप कर सकते हैं। बाबा महाकाल का आदेश हुआ, अभी मैं सोच रहा था कि वो सूत्र बताना चाहिए। ज्ञान को जितना बांट दो, ये पुण्य की जड़ हरि की तरह बढ़ता रहता है। मेष लगन लेके चलूंगा, 12 लग्न हैं, 12 लग्नों में अलग अलग फॉर्मूला काउंट करेगा, 144 प्रकार से फॉर्मूला होगा, लेकिन मेष लगन पे आपको बताता हूं। मेष लगन में अगर लग्नेश मंगल हो जाए तो एक सूत्र है ऋषि पाराशर जी का कि लग्नेश जहां पर नीच होगा उस भाव को डैमेज करेगा, बशर्ते उसके ऊपर कोई सुप्रभाव नहीं होना चाहिए। मेष लगन के अंदर लग्नेश चौथे भाव में नीच होता है। चौथा भाव होता है छाती का, ये वाला पोर्शन। जैसे ही लग्नेश नीच होगा उसकी दशा आएगी, इन चीजों से बड़े दुखी होते हैं। बोलो जय श्री राम। इनका भी इलाज करना ही पड़ेगा क्योंकि इनसे दुखी हो रहा है हिंदुस्तान। मित्रों, चौथा भाव होता है छाती का, काल पुरुष की कुंडली के अंदर। अगर चौथे भाव के ऊपर, मंगल के ऊपर कोई सुप्रभाव नहीं हुआ तो आपकी छाती के अंदर विकार आएंगे। आप बेखौफ बोल देना कि भाई आपको छाती से संबंधित कोई तकलीफ है,
अब बोलोगे वो व्यक्ति की क्या तकलीफ हो सकती है। छाती के अंदर तो अस्थमा भी हो सकता है, छाती में ब्लड कैंसर भी हो सकता है, छाती में ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, कोल्ड कफ की शिकायत भी हो सकती है। यहां आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेनेट देखना पड़ेगा। अगर मंगल और शनि की युति है 4th भाव में और लग्नेश नीच का है, तो आप समझ लीजिए कि छाती के अंदर कहीं ना कहीं कैंसर के योग बन सकते हैं, टीबी के योग बनेंगे। ये ध्यान रखना होगा। अब मंगल की एक राशि अष्टम भाव में है, अष्टम भाव से भी मंगल नीच हुआ है। अब अष्टम भाव किसका है, यह सूत्र भी मैं आपको बता देता हूं कि एक ही लगन से सारे रिश्तेदारों की जानकारी आपको पता चल जाएगी। लगन में स्वयं हूं, मेरे से चौथा मेरी मां का है, हमेशा याद रखना। मेरे से सप्तम मेरी पत्नी का है, मेरे से नवम मेरे पिता का है, मेरे से दसम लगन से दसम सास का है, लगन से तीसरे भाव में छोटे भाई बहन का है और लगन से 11वें भाव में बड़े भाई बहन का है। इतना याद रखो और इसके बाद सारी रिश्तेदारियां आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। अब लगन से तीसरा मेरा छोटा भाई बहन और चौथे भाव मां का है, उससे तीसरा यानी छठा भाव मेरे छोटे मामा मौसी का, क्योंकि मां के छोटे भाई बहन। मेरे से 11वां भाव मेरे बड़े भाई बहन का है, मेरे से 11वां भाव बड़े भाई बहन का है। तो मेरी मां से मेरी मां का स्थान चौथा है और चौथे से 11वां यानी दूसरा भाव। दूसरा भाव किसका हो गया, बड़ा मामा और बड़ी मौसी का। जिसका भी दूसरा भाव पीड़ित होगा उस व्यक्ति के बड़े मामा और बड़े मौसी का सुख नहीं प्राप्त होगा। अब बड़ा मामा और बड़ी मौसी, उससे 7वां अष्टम भाव हो गया। बड़ा मामा और बड़ी मौसी से सप्तम भाव यानी बड़ी मामी और बड़ा मौसा हो गया। अब इस लगन से मंगल नीच है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आपका जो बड़ा मौसा है उसकी कोई कमर में दर्द है क्या, बैक पेन की शिकायत है, रिश्तेदारी बहुत दूर की है। आप यहां बैठे हैं ध्यान लगा करके, आपने कहा हिरेंद्र शुक्ला जी आपकी जो बड़ी मौसी है उसके जो पति यानी बड़ा मौसा, उनके बैक पेन की शिकायत है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। वो बोलेंगे हाँ गुरुजी, आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने सूत्र 2 लगाए, लगन से चौथे और साथ में मैंने जो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि थी वहां से अगर गिनो तो चौथा भाव 9वां बनता है और 9वां भाव मेरे काल पुरुष की कमर का बैक पेन का बनता है। ज्योतिष बहुत गहरा है, इसको समझने की जरूरत है। अब मेष लगन के अंदर मान लो अगर शुक्र नीच हो जाए, दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र नीच हो जाए। शुक्र कौन सी राशि में नीच होता है? 12 नंबर की राशि में नीच हो, 6 नंबर की राशि में नीच हो गया। 6 नंबर की राशि कहां पर आके पड़ेगी? छठे भाव में। और छठा भाव हो गया मामा मौसी का और 7वां भाव हो गया पत्नी का। पत्नी के स्थान से 12वां भाव पड़ेगा छठा। ध्यान से सुनना, पत्नी का स्थान है 7वां और 7वें भाव का स्वामी शुक्र हुआ छठे भाव में नीच। काल पुरुष के अंदर 12वां भाव पैरों का होता है। बंद कर दो, अभी थोड़ी देर रख दे इसको। इसका मतलब जो आपकी पत्नी है शादी के बाद
उसके पैरों में तकलीफ रहेगी, उसको वेरिकोज प्रॉब्लम रहेगी या पैरों में सूजन की शिकायत आनी शुरू हो जाएगी। आपने पूछा कि भाई आप आए हो, आपकी वाइफ जो है उसके पैरों के अंदर कोई तकलीफ रहती है, पैरों में सूजन की प्रॉब्लम है, पैरों में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, या अगर काटने वाले ग्रहों का प्रभाव हुआ तो बोले कोई उंगली कट गई है क्या, या कोई घाव हुआ है क्या, वो बोलेगा वाह कमाल है, क्या ज्योतिषी है कि मेरी पत्नी मेरे सामने नहीं है और उसके बावजूद भी आपने बता दिया, कमाल की बात है। अब यहां पर दूसरे भाव को लगन बना लिया जाए तो दूसरे भाव से शुक्र नीच होगा छठे भाव में, और दूसरा भाव किसका है? बड़े मामा और बड़ी मौसी का। बड़े मामा और बड़ी मौसी का आपने कहा भाई बड़े मामा बड़ी मौसी से आप गिनिए छठे भाव तक, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, पांचवा भाव बनता है, और काल पुरुष के अंदर पांचवा भाव पेट का बनता है। तो आपने कहा कि आपके बड़े मामा और बड़ी मौसी को पेट से संबंधित कोई भयंकर तकलीफ है क्या? बोला हां, मेरी बड़ी मौसी पेट की बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हुई है अभी। ये सूत्र हमारे ऋषियों के पास थे, और वो ऐसे जब हिसाब लगा के बताते थे ना, अच्छा तुम्हारी जो बड़ी मौसी है उसकी मृत्यु पेट की तकलीफ से हुई थी? बोला हां जी गुरुजी। बोलेंगे क्या ज्योतिषी है, कितनी जबरदस्त नॉलेज है। आपको मनन करना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा इन सूत्रों के ऊपर। यहां पर सिर्फ सुख प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीमारी जो होती है वो 5 प्रकार से होती है। एक बीमारी वो होती है जो जेनेटिक होती है, जो माँ बाप के रज से गर्भ के अंदर इनपुट होती है और गर्भ में डेवलपमेंट होता रहता है। एक बीमारी तो वो रहती है। एक बीमारी वो होती है जो गर्भ के अंदर पनपती है। मान लो शनि नीच का चल रहा है और बच्चा गर्भ के अंदर पल रहा है। बच्चा गर्भ के अंदर अगर पल रहा है तो वहां शनि नीच का चलेगा, तो शनि का जो नर्वस सिस्टम का सिस्टम है, नसों की जो प्रॉब्लम्स है, बच्चे को बचपन में ही प्रॉब्लम, गर्भ के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। और ज्योतिषी को पता होता है कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है ये धृतराष्ट्र होगा, ये पेट की बीमारी से कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। भामी जी आप तो विद्वान हैं और बहुत सारे लोग यहां स्टूडेंट हो सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा। और एक बीमारी होती है जब कुंडली में बच्चा बाहर निकल करके आता है, उस समय जो ग्रहों की गति होती है, और एक होती है ऋतु परिवर्तन से। आज जो हम बीमार हो रहे हैं वो ऋतु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं कि कोरोना आ गया, कोई दूसरा आ गया, कोई दूसरा आ गया।